सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, थोड़े समय पहले एक वीडियो आई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि ईशा योगा सेंटर में चाइल्ड अब्यूज़ होता है या कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई थी। हालांकि वो वीडियो अब यूट्यूब से हट गई है और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सदगुरु के पॉलिटिकल कनेक्शन है जिसकी वजह से यूट्यूब से हटवा दी गई। तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जिस दिन 150 पुलिस ऑफिसर्स या 150 पुलिस मैन जो थे वो ईशा योगा सेंटर में गए थे, उस दिन क्या सदगुरु की पॉलिटिकल जो जान पहचान है वो काम नहीं आई क्या? 150 पुलिस वाले तो वहाँ भी नहीं जाते जहाँ आतंकवादियों ने अटैक कर दिया हो। वो तो फिर भी एक योगा सेंटर है जहाँ पे लोगों को योगा सिखाया जाता है, और ये एक ऐसी जगह है जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की वीडियो पहली बार आई है, कई बार ऐसी वीडियो आती रहती हैं। और मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताऊंगा कि इन वीडियोस में क्या टारगेट किया जा रहा है। या तो वो ये दिखाना चाहेंगे कि सदगुरु जो है वो सेक्सुअल चीज़ों में इन्वॉल्व है, या दूसरा ये दिखाया जाएगा उनकी उनकी जो इमेज है वो आपके सामने इस तरीके से खराब की जाएगी, सदगुरु एक गुरु होते हुए सेक्सुअल चीज़ों में इन्वॉल्व है या उनके एक से ज़्यादा संबंध है। इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में डालने की कोशिश करी जाएंगी ताकि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए कि बाबा ऐसे ही होते हैं। और जब आपके माइंड में ऐसी इमेज क्रिएट हो गई कि बाबा ऐसे ही होते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने कल्चर के प्रति घृणा करने लग जाओगे, और यही मेरे ख्याल से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी जा रही है। सो अब इसके अलावा मैं और भी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा यहाँ से। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सदगुरु के लिए बोली जाती है, जो जनरली मेडिटेटर्स जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि भैया सदगुरु के योगा टीचर जिनका नाम सदगुरु लेते नहीं है, ऋषि प्रभाकर, उनके बारे में बताओ। सदगुरु विजी माँ ने महासमाधि ली थी, इस बात का प्रूफ दो। सदगुरु ने विजी माँ का मर्डर नहीं किया था, इस बात का प्रूफ दो। भारती माँ भारती और सदगुरु के बीच का रिलेशन ये दिखाने की कोशिश करी जाएगी। और अभी हाल फिलहाल में वो नाबालिग बच्चियों को, लड़कियों को ईशा योगा सेंटर में ब्रह्मचर्य में दीक्षा दी जा रही है, वो भी ऊपर के कपड़े हटाकर। इस तरीके की न्यूज़ आपने सुनी होंगी। तो इन सब के कॉन्सेप्ट्स आज मैं बहुत बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत सारे पॉइंट्स बना कर लेके आया हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से कहना भी चाहूँगा कि जब भी आप इस प्रकार की वीडियोस देखते हैं, तो जो भी व्यक्ति ये वीडियो बना रहा है, आप उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा खुद रिसर्च करने की कोशिश करें। उसके यूट्यूब पे जाकर ही कुछ और वीडियोस भी देख लें कि वो कैसी वीडियोस बना रहा है और उसका टारगेट क्या है। ये चीज़ समझने की कोशिश करना, क्योंकि उनकी वीडियो यूट्यूब से हट जाए ना हट जाए, उसे उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एक जो चीज़ कन्फ्यूज़न आपके माइंड में क्रिएट करना चाहते थे, वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी गई है, और अब कई लोग ऐसे हैं जो ईशा एको सेंटर आना चाहते थे, लेकिन अब वो नहीं आ पाएंगे। 6 साल पहले जब मैंने शुरू किया था 2019 में, तो मेरे घर में भी मेरे मम्मी पापा इनके अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा हुआ था। तो 2025 में मैं अपनी मम्मी के साथ गया था ईशा योगा सेंटर में, और अनेकों जो सवाल थे उनके दिमाग में, सारे कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर हो गए। उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट भी है 40-45 मिनट का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर जाकर देखिएगा और अपने माँ बाप को भी दिखाइएगा। तो अब आते हैं मेन उस वीडियो के ऊपर। उस वीडियो में आपके दिमाग में देखो सबसे पहले क्या बिठाए जाने की कोशिश करी गई है, कैरेक्टर सदगुरु का। उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो भारती वरदराज है, मैं तो उनको भारती माँ बोलता हूँ, उनके साथ सदगुरु का रिलेशन दिखाने की कोशिश करी गई। और इसके साथ साथ जो दूसरा है वो ये है कि नाबालिग लड़कियों को ब्रह्मचर्य में दीक्षा दी जा रही थी। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। ब्रह्मचर्य वाला भी बहुत बार, अनेकों अनेकों बार ये आपको दिखाई देता होगा कि सदगुरु ईशा योगा सेंटर में अगर आप गए तो आपको ब्रह्मचारी बना दिया जाएगा। मैं 6-7 बार जा चुका हूँ ईशा योगा सेंटर। आज तक किसी ब्रह्मचारी ने हमें मतलब ऐसे 1 मिनट के लिए देखा भी नहीं होगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि तुम्हारे पास आएंगे और ब्रह्मचर्य में तुम्हें कहेंगे आ जाओ, मैनिपुलेशन चल रहा है। नो, कुछ नहीं है ऐसा। और एक बार मैंने बेंगलुरु में नाग प्रतिष्ठा भी अटेंड करी है सदगुरु की प्रेजेंस में। जो नागा टेम्पल बना है, नागा श्राइन बनी है बेंगलुरु में, आप लोगों को कभी मौका मिले तो वहाँ जाके ज़रूर ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैंने तो अपने सामने बहुत भयंकर चीज़ें
विटनेस करी है। और आने वाले समय में बेंगलोर जो आश्रम है वहाँ पे लिंग भैरवी देवी की प्राण प्रतिष्ठा होगी 2025 में, मैंने सुना है होने वाली है। तो जितने भी लोग हैं आप सभी लोग इस प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने की कोशिश कीजिएगा। माँ भारती और सदगुरु वाला जो रिलेशन की इन्होंने बात करी है, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअल में माँ भारती कौन है, क्योंकि उस वीडियो में ये बताया गया था कि जो माँ भारती है उनका सदगुरु के साथ पिछले जन्म का रिश्ता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति है उसने बस एक छोटी सी लाइन आपको पढ़ा के दिखा दी गई। उस लाइन को अगर वो ढंग से पढ़ाता ना तो वहां पे साफ साफ लिखा गया था कि जब वो संयमा कर रही थी तब उन्हें अपने पुराने जीवन काल की याद आ गई। संयमा एक मेडिटेशन है जो 8 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है ईशा योगा सेंटर में। और आपने सुना ही होगा बाकी जगहों भी मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारी पास्ट लाइफ जो होती हैं या जो पास्ट मेमोरीज होती हैं वो सारी की सारी मेमोरीज हमारे सामने खुल के आ जाती है। तो जब वो संयमा की अवस्था में थी तो उनको अपने पुराने जीवन काल की बहुत सारी मेमोरीज उनके सामने आ गई। तो जो माँ भारती है उन उनके ऊपर मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो का वेट कीजिएगा। उस बुक का नाम है सदगुरु मोर देन अ लाइफ। अगर आप वो बुक पढ़ लेंगे तो मेरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, आप वो बुक खुद पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है। हिंदी में इस किताब का नाम है युगन युगन योगी, सदगुरु की महायात्रा। इस तरीके से किताब का नाम है। और इंग्लिश में मैंने आपको ऑलरेडी उसका नाम बता दिया है। और हाँ, एक चीज़ और, जो उस वीडियो में एक और चीज़ दिखाई गई थी कि कैलाश मानसरोवर में माँ भारती लेटी हुई है और सदगुरु का पैर ऐसे दिखाया जा रहा था कि सदगुरु का पैर उनकी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे नहीं रखा जाना चाहिए था। अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल से किसी चीज को देखोगे ना तो आपको कैसा भी दिखाया जा सकता है। अगर मैं ऐसे एक पर्टिकुलर एंगल पर रखूंगा तो आपको लगेगा कि केवल इसकी थिकनेस नहीं है। अभी सामने से देखोगे आपको लगेगा कि इसकी थिकनेस नहीं है, लेकिन जब मैं इसे इस तरीके से दिखाऊंगा तो आपको इसकी थिकनेस भी दिख जाएगी। तो एंगल, कैमरा एंगल पे डिपेंड करता है कि आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। ओके, सो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें और ऐसे ट्रैप में ना फंसे। तो अब आते हैं मेन चीज पे कि उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि ईशा योगा सेंटर में छोटे बच्चों के साथ शोषण किया जा रहा है। ईशा योगा सेंटर में या जो ईशा फाउंडेशन है उसके अंदर 3 तरीके के स्कूल चलते हैं जितनी मेरी जानकारी है। एक है ईशा विद्या, दूसरा है ईशा होम स्कूल और तीसरा है ईशा संस्कृति। ओके, तो उस वीडियो में ये भी नहीं दिखाया गया था कि वो ईशा संस्कृति के बच्चे हैं या ईशा विद्या के बच्चे हैं या ईशा होम स्कूल के बच्चे हैं। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके की वो जो है वहाँ पे जानकारी आपको दी जा रही है। तो जो ईशा विद्या होता है, ईशा विद्या में बेसिकली जिस तरीके के जिस तरीके की एजुकेशन हम लोगों ने ली है, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, ये सारी की सारी एजुकेशन ईशा विद्या के अंडर दी जाती है। और ईशा विद्या में 40 to 50% ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके खानदान में वो पहले बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल जा रहे हैं और उनकी कोई फीस नहीं लगती है। ईशा विद्या में वो बच्चे पढ़ते हैं, और भी बच्चे पढ़ते हैं, परंतु 40-50% ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो अपने पूरे खानदान में पहली बार स्कूल जा रहे हैं और उनकी कोई फीस नहीं लगती है। दूसरा, ईशा होम स्कूल। ईशा होम स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चे रेजिडेंशियल, मतलब वहीं रहते हैं बच्चे। ठीक है, अब इसको ईशा होम स्कूल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पर जो टीचर भी होंगे ना वो भी पेरेंट्स ही होते हैं। मतलब अगर आपको एक स्कूल को घर की तरह बनाना है तो सदगुरु कहते हैं कि अभी थोड़े समय पहले मैं एक सत्संग अटेंड कर रहा था तो उस समय पे सदगुरु ने बोला था कि तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे और आप अपने बच्चों को हमारे ईशा होम स्कूल में भेज दोगे। ईशा होम स्कूल को होम स्कूल तब कहेंगे जब आप भी वहां पर आओगे और बच्चों को पढ़ाओगे, तभी तो होम बनेगा। तो ईशा होम स्कूल में पेरेंट्स भी रहते हैं, वॉलेंटियरिंग करते हैं और पेरेंट्स भी वहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं। जरूरी है कि सारे के सारे बच्चों के पेरेंट्स होंगे, परंतु कुछ बच्चों के पेरेंट्स होंगे ही होंगे। सदगुरु कहते हैं कि अगर हम लोग टीचर्स भी रख सकते हैं लेकिन जो पैसे के लिए काम करने के लिए आएगा वो उसको घर की तरह नहीं बना पाएगा। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है वो वॉलेंटियरली काम करने के लिए आए। और ईशा होम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पेरेंट्स और बच्चों दोनों का इंटरव्यू होता है। तो
मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उसमें कई लोगों ने लिखा हुआ था कि पता नहीं माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी जगह क्यों भेज देते हैं। नहीं भेजा है, माँ बाप का भी इंटरव्यू हो रहा है और बच्चों का भी इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, और बच्चे से ज़्यादा टफ इंटरव्यू माँ बाप का होता है कि अगर माँ बाप क्यों भेजना चाह रहे हैं तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी उनको वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। और अब तीसरी चीज़ आती है ईशा संस्कृति। ईशा संस्कृति वो स्कूल है, जैसे आज से पहले भारतवर्ष में गुरुकुल होते थे ना, उस तरीके की पढ़ाई होती है ईशा संस्कृति में। बच्चों को इंग्लिश पढ़वाई जाती है, संस्कृत और थोड़ी बहुत जो मैथमेटिक्स जो जरूरी है, जितनी जरूरी है वो सब वहाँ पे पढ़ाया जाता है, ताकि आप अगर समाज में बाहर निकलो तो आप चीज़ें कर पाओ, इंग्लिश बोल पाओ, मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत जो ज़रूरी है, कैलकुलेशन, वो सब आप कर पाओ। और संस्कृत संस्कृत तो पढ़ाई जाती ही है, संस्कृत के बिना गुरुकुल का क्या मतलब है। तो ये पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ इंडियन क्लासिकल आर्ट्स, कलरीपयतु, म्यूजिक, जो भी चीज़ें हो सकती है वो सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती है बच्चों को। और ऑब्वियस सी बात है, योगा तो उन्हें सिखाया जाता है। योगा के डीप से डीप एस्पेक्ट बच्चे वहाँ पे सीखते हैं। और ईशा संस्कृति में 12 साल बच्चे सदगुरु के सदगुरु गुरुकुलम में रहते हैं। जब बच्चा 12 साल वहाँ पढ़ लेगा तो 17 या 18 साल का हो जाएगा। जनरली बच्चे 18 साल के ही होते हैं जब वो 12वीं पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ ईशा संस्कृति के बच्चे जो बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड और स्ट्रांग होते हैं, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे, ईशा संस्कृति के कुछ बच्चे, वो ब्रह्मचर्य वाले कपड़े पहनते हैं, जो जैसे मिट्टी के कलर वाले कपड़े होते हैं ना, कुछ बच्चों को मैंने वाले कपड़े पहने हुए देखा है। तो 12 साल पूरा होने के बाद ही उनकी फिर प्रिपरेशन चलती है, उसके बाद ही वो ब्रह्मचर्य में दीक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ बच्चे जितना मेरी नॉलेज है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बच्चे। अब उस वीडियो में बात कही गई कि नाबालिग बच्चों को टी शर्ट उतरवा कर दीक्षा दी जा रही है। कौन सी कौन से नाबालिग बच्चे? एक भी नाबालिग बच्चे का प्रूफ होना तो चाहिए था, लेकिन छोड़ो, खैर मैं तो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि 12 साल पूरे होने के बाद, 12 साल के बाद ही क्यों? क्योंकि 12 साल एक सोलर साइकिल होती है। ठीक है, सोलर साइकिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। 12 साल के बाद ही जनरली किसी किसी चीज में दीक्षा दी जाती है। जिन लोगों को सदगुरु ब्रह्मचर्य में दीक्षा देते हैं, ब्रह्मचर्य के 12 साल के बाद ही उनको संन्यास में दीक्षा दी जाती है। तो समझना कि इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त साइंस है जो हम लोगों तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि हम लोगों का जो कल्चर था वो स्ट्रेटेजिकली पहले पहले इन्वेडर्स जो मुगल थे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, और उसके बाद अंग्रेज आए, इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो हमारा कल्चर जो था बहुत कहीं पीछे छूट गया, लेकिन धीरे धीरे अब जब ये ऊपर आ रहा है तो हम लोगों को चीज़ें जानने को मिल रही है। फिर ब्रह्मचर्य वाला कॉन्सेप्ट शायद आपका क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सदगुरु कहते हैं कि हमारे यहाँ एक साल में हजारों एप्लीकेशन आती है ब्रह्मचर्य के लिए, जिसमें से केवल 7 या 8 लोगों को ही ब्रह्मचर्य में दीक्षा दी जाती है। और हो सकता है कि अगर वो 7-8 में भी वो क्वालिटी ना हो तो हम उनको भी दीक्षा नहीं देंगे। ओके। और ब्रह्मचर्य में दीक्षा लेने के लिए आपको वहां पे जाके कुछ समय, 1-1.5 साल वॉलेंटियरिंग करनी होती है। और अगर आपको पूरी छोटी से छोटी चीज ऑब्जर्व करी जाएगी, मैं हठ योगा टीचर ट्रेनिंग करना चाहता था। हठ योगा टीचर ट्रेनिंग के लिए इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के भी अलग अलग पड़ाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मुंह उठा के किसी के यहाँ भी योगा टीचर ट्रेनिंग करने चले गए 200 घंटे की, 300 घंटे की, नहीं। यहाँ पे 2000 घंटे की हठ योगा टीचर ट्रेनिंग होती है, और बहुत ज़्यादा इंटेंस योगा टीचर ट्रेनिंग होती है। तो योगा टीचर ट्रेनर जो है वो 5 महीने रहने वाले बस ईशा योगा सेंटर में, और उनको भी बहुत बारीकी से चूज किया जाता है। ब्रह्मचारी उनकी इंटरव्यू लेते हैं। और आप ये मत समझना कि जो ब्रह्मचारी होते हैं वो बड़े बेवकूफ होते हैं, उन पर तो दिमाग ही नहीं होता। अगर तुम पे दिमाग है, ठीक है, तो जो ब्रह्मचारी वहां बैठे हैं ना, वो कई लाखों लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़कर ईशा योगा सेंटर में आए हैं। ईशा योगा सेंटर में बड़े बड़े लोग, जैसे इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ जो है, ईशा बिजनेस इनसाइडर नाम की एक चीज होती है वहां पे, और ऐसी और भी प्रोग्राम होते हैं जहां पर दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आकर बात करते हैं।
हम जैसे लोगों के लिए वहाँ पे आके वो लोग चीज़ें बताते हैं। आपको अगर उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना होगा तो आप ईशा की वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं और आपको उन प्रोग्राम्स की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, सो अपने आप को ज़्यादा ज़्यादा तेज समझना है, स्केप्टिकल समझना। अगर आप समझ रहे हैं तो आपसे जो 40, 45, 50 साल के लोग होंगे, डॉक्टर एस सोमनाथ, वो ईशा योगा सेंटर क्यों जा रहे हैं? इसरो के जो चीफ रहे हैं, वो वहाँ क्यों जा रहे होंगे? सो थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सदगुरु बता रहे थे कि पिछले साल 200 सीट्स थी ईशा होम स्कूल के लिए, स्कूल में 200 सीट्स के लिए कितने कितने एप्लीकेशन आए थे बताओ? 50,000। 50,000 लोगों ने एप्लीकेशन फिल करी थी ईशा होम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, और बच्चा तो करेगा नहीं, उनके माँ बाप ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे होंगे और 50,000 में से केवल 200 बच्चों का ही एडमिशन वहाँ पे हुआ है। तो आप सोचो कि उनके माँ बाप उस जगह क्यों भेजना चाह रहे होंगे अपने बच्चे को? कुछ तो ऐसी बात होगी। ओके, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि उस वीडियो में ये बताया गया था कि बच्चों को किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, कि बच्चों को 3 बजे उठाया जा रहा था। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ईशा योगा सेंटर में जितनी भी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है वो 5:20 के बाद स्टार्ट होती है। आपको खुद करनी है वो अलग बात है, लेकिन इवन जो हठ योगा टीचर ट्रेनिंग होती है 5:20 के बाद स्टार्ट होती है। 5:20 पे गुरु पूजा स्टार्ट होगी, फिर 5:20 से 5:30 तक वो चलता है और फिर 5:30 से प्रोग्राम उनकी हठ योगा टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और जो साधना पदा पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो फिर 5:30 से 6 बजे तक ओम नमः शिवाय का चैंट करते हैं। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। तो गुरु पूजा से पहले तो कुछ होता ही नहीं है योगा सेंटर में। 5:20 के बाद गुरु पूजा होती है। ध्यान लिंग का जो मंदिर है वो भी 6 बजे खुलता है और देवी जो टेम्पल है वो 6:30 बजे खुलता है। तो 3 बजे वाली तो बात ही नहीं है कि 3 बजे सुबह तुम्हें जबरदस्ती उठाया जा रहा हो। नहीं, लगभग जो इवन साधना वादा वाले भी जो लोग होते हैं वो भी 4:30 या 5 बजे उठते हैं। तो जो बड़े बच्चों को इतनी देर में उठाया जा रहा है, जो साधना वादा में तो 18 साल के बाद के बच्चे जा पाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो छोटे बच्चों को उन्हें 3 बजे उठाया जाएगा वहाँ पे? थोड़ा सा दिमाग लगाना। देन एक और चीज वहाँ पे बोली गई थी कि बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाया जा रहा है। ईशा योगा सेंटर में सूर्य नमस्कार करवाया ही नहीं जाता। सूर्य शक्ति या सूर्य क्रिया, और जो छोटे बच्चे होते हैं 15 साल से छोटे, उनको सूर्य शक्ति सिखाई जाती है। ओके, और फिर एक और चीज बताई गई थी कि जो लड़कियां हैं वो सूर्य कुंड में ठंडे पानी में नहाती है। नहीं, सूर्य कुंड में लड़के नहाते हैं और चंद्र कुंड में लड़कियां नहाती है। अब यहां से ये छोड़ दो सूर्य कुंड और चंद्र कुंड, आप ये देखना कि जिस व्यक्ति ने ईशा योगा सेंटर की स्थापना करी है उसने सूर्य कुंड लड़कों के लिए बनाया और चंद्र कुंड लड़कियों या फीमेल के लिए बनाया। सूर्य और चंद्र, सूर्य हमारे शरीर में राइट या मेल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा फीमेल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सोचो किस लेवल का उनको नॉलेज होगा। और उन्होंने सूर्य कुंड में 3 लिंग है जिनको सदगुरु ने कॉन्सिक्रेट किया हुआ है। जब आप उस पानी में उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके की वहां पे एनर्जीज है। ओके, तो सूर्य कुंड लड़कों के लिए है और चंद्र कुंड लड़कियों के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। और वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट करी हुई है, मुझे ये मेरा मेन टारगेट यहाँ पे केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, कि अगली बार से कभी भी ऐसी वीडियो आपके सामने आए तो आप स्वयं खुद रिसर्च करें। जाते जाते एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भगवान बुद्ध का समय था उस समय भगवान बुद्ध के लिए भी कई सारे षड्यंत्र रचे गए थे। एक बार उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया कि भगवान बुद्ध के किसी किसी लेडीज के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप दिखा देते हैं ताकि इनके जो फॉलोअर्स हैं उनके मन में ये आ जाए कि ये खुद तो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, लेकिन हमको ये उस रिलेशनशिप में जाने के लिए मना करते हैं। तो एक षड्यंत्र तो ये बहुत लंबे समय तक चला कि एक लेडी थी जहाँ जिस जगह पर भगवान बुद्ध रहते थे, तो लेडी हमेशा शाम के समय पे उनकी कुटिया के पास आती और हर दिन कुछ समय तक ये चलता रहा, कुछ लंबे समय तक ये चलता रहा। तो एक दिन वो अचानक से, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को या लोगों को
कुछ चीज़ें बता रहे होते हैं, तो लेडीज़ आती है, महिला आती है, अपने पेट पे कपड़ा बांध के इस तरीके से पेट को फुला के ये दिखाने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है। तो आती है और भगवान बुद्ध को सीधा बोलती है कि तुम ये एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे कि ये बच्चा तुम्हारा है। तो इस तरीके से जब वो बोलती है तो बेसिकली वो उनके ऊपर लांछन लगाना चाह रही थी कि ये बच्चा तुम्हारा है, इसे एक्सेप्ट करो। तो भगवान बुद्ध उसे देख के मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ये तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि तू झूठ बोल रही है। और उसी समय पर जो उन्होंने पेट पे बांधा हुआ था वो खुल जाता है। इसके पेट पे बांधे हुए के खुलने के पीछे बहुत सारी लोग कहानियां भी बताते हैं, बट मैं ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वो खुल जाता है और फिर उस लड़की का भांडा फोड़ हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ और लोगों ने भी एक बार भगवान बुद्ध के प्रति षड्यंत्र रचने की कोशिश करी थी। तो जो उनके उनके शिष्य होते हैं वो भगवान बुद्ध से पूछते हैं, बोलते हैं कि इस तरीके की खबरें सुनाई दे रही है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि थोड़े समय के बाद सच साबित हो जाएगा। तो जो भगवान बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा होता है वो थोड़े समय बाद ये ये खबर आती है कि उसे डाकुओं ने मार दिया है। इसी तरीके से भगवान बुद्ध का जो कजन था वो भी भगवान बुद्ध के खिलाफ अनेकों षड्यंत्र रचता था। और एक दिन वो भगवान बुद्ध पहाड़ी के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर पत्थर गिरा के उन्हें मारना चाहता था। लेकिन जब वो पत्थर गिरा रहा होता है तो खुद ही उस पत्थर के साथ नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु वही हो जाती है। तो जो धर्म के साथ स्ट्रांगली रहता है, भगवान बुद्ध धर्म की बात करते थे। धर्म का मतलब वो लॉ जो दुनिया को चला रहा है। तो इस तरीके के अनेकों अनेकों लोग आज से पहले भी आए हैं और आते रहेंगे। तो जो लोग ईशा मेडिट जो जो लोग भी मेडिटेटर्स हैं, आप ये मत समझना कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अविद्या जो होती है ना, अविद्या अविद्या का नेचर ही ऐसा है कि ये जो क्रिएशन है ना, इसमें तीनों चीज एक साथ चल रही है। तमस, रजस और सत्व। तो कभी सत्व बढ़ेगा, कभी तमस बढ़ेगा, हर कोई अपनी प्रकृति दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, किसी के प्रति कोई राग द्वेष रखने की जरूरत नहीं है। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जितने ज्यादा हो सके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उन लोगों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर करो जो इस ट्रैप में फंस सकते हैं, वो भटक सकते हैं। इतनी सी चीज है। और बिना रिसर्च मेरी बात पे भी भरोसा मत करो, रिसर्च करो जाके, आपके खुद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो बात आप तक पहुंची होगी। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।